बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 27। जब लेक्चर का नाम क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड। आप ऑलरेडी बच्चे एक चीज़ पढ़ चुके हो जिसका नाम था, वो बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड के मुतालिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेसिकली हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके गिर्द एक स्पेसिफिक रीजन पाया जाता है जहां तक इसका इन्फ्लुएंस कोई दूसरा चार्ज जो है वो फील कर सकता है। इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो नाम दिया था। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे पास चार्ज की बजाय अगर हमारे पास एक मैग्नेट हो, और मैग्नेट के आपको पता है दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, तो उसके गिर्द भी एक जो है वो स्पेसिफिक रीजन पाया जाएगा जहाँ तक उसका इफेक्ट जो है वो किसी दूसरे चार्ज पर फील किया जा सकता है। तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ कि अगर चार्ज होगा तो हमारे पास ये सीन होगा कि इस चार्ज के गिर्द एक ख़ास हद तक कोई दूसरा चार्ज है। अगर मैं इसके अंदर कोई एक नेगेटिव चार्ज रखूँ तो अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि ये इसके फील्ड के अंदर मौजूद है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरे पास चार्ज की बजाय मैग्नेट मौजूद है, तो उस मैग्नेट के चूँकि दो साइड्स होती हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो उसके गिर्द भी एक स्पेसिफिक रीजन होगा जहाँ तक ये उसको अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा। और तीसरी चीज़, हमारे पास तीन तरह के फील्ड्स बड़े मशहूर हैं जो कि आप लोगों ने सुने हो। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। और अब मैं तीसरा एक बताने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज ये है ज़मीन, ठीक है, और ज़मीन के गिर्द भी एक फील्ड पाया जाता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। ठीक हो गया, ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट एक आपके पास चार्ज है, फ़र्ज़ कर लें कि एक चार्ज है और वो चार्ज किस में पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस पर भी एक फोर्स लग रही होगी। ये भी हमने सीखना है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को रख दें, यानी कि इस चार्ज को उठा के, जिसका अपना भी एक फील्ड है, उसको हम उठा के किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो रख रहे हैं, तो क्या इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी। अब हमने ये चीज़ें देखनी है। ठीक हो गया जी। द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स अपॉन एनी चार्ज दैट मूव्स इन अ फील्ड द ग्रेटर द साइज ऑफ द चार्ज एंड द फास्टर इट मूव। वो कह रहा है कि किसी भी अगर चार्ज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और जितना जो है वो चार्ज ज़्यादा होगा उतनी जो है वो अपॉन एनी चार्ज दैट मूव्स इन द फील्ड, अच्छा, जो कि फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। उसके बाद ग्रेटर द साइज ऑफ द चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसके बाद फास्टर मूव इट या फास्टर इट मूव्स, तो उतनी ही जो है वो इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसकी मोशन है, वो तेज़ होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है लार्जर द फोर्स, इस पर लगने वाली जो चार्ज फील कर रहा होगा फोर्स को, वो फोर्स भी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर मैं इस चार्ज को उठा के इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाता हूँ, ठीक है, इधर को या इधर को, तो अब इसके ऊपर उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी जितना ये खुद बड़ा होगा या जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ ये मूव कर रहा होगा। ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, जो अगर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पड़ा हो, उस पर लगने वाली फोर्स किसके इक्वल होती है, ये आप लोगों ने देख लेना है। मैं इसका पहले मैथमेटिकल फार्मूला आपको बता देता हूँ। इसका मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक हो गया। अब ये है इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल फार्मूला, यानी कि v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, b क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, q जो है वो उस पर चार्ज कितना है, चार्ज के ऊपर, यानी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 कॉलम है, 4 कॉलम है, 6 कॉलम है, जो भी है। अच्छा, अब इसका जब भी आप लोगों को एक बात बच्चे पता होने चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आता होता है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो कौन सी चीज़ आती है, साइन थीटा। और जब हम डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट डी के इक्वल, तो जब भी इसको हम ख़त्म करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट जब ख़त्म होगा तो हम यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा जो है वो लगाते हैं, तो ये आ जाता था हमारे पास एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया बच्चों। तो अब जब हमारे पास इसका साइन, ये वाला क्रॉस का साइन ख़त्म होगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी कि एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और इसके बाद ये साइंस वगैरह, यानी कि इसके जो ऊपर एरोज थे वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब जस्ट हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दी है। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो आ चुकी है। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं जी आगे,
दिस फोर्स यानी कि दिस इज़ वैनिश, यानी कि ये फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी कब, जब V और B जो है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये कैसे, ये भी ज़रा समझ लें। मैंने कहा कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, QVB साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री से क्या मुराद है, V और B दोनों पैरेलल हो जाए, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है और जो हमारे पास B मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों पैरेलल हो गए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो QVB साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 जो है वो हमारे पास क्या होता है, इसको इस तरह से लिख लें और ये सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, QVB और ये हमारे पास 0, साइन 0 जो है वो 0 ही होता है, लिहाजा 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो सीन आएगा कि VB अगर मैग्नीट्यूड इसका है भी कुछ ना कुछ QVB, क्योंकि साइन थीटा जो है वो 0 हो गया, लिहाजा ये सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एंड इज मैक्सिमम व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, यानी कि जब ये परपेंडिकुलर होंगे, V और B परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, अगर मिसाल के तौर पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो इट्स मीन यहाँ पे दरमियान में थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे QVB साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 हमारे पास कितना होता है, साइन 90 हमारे पास 1 होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास QVB हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कब, जब ये हमारे पास ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये आगे हमने देखना भी है। पहली बात जो है, ये पहला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो गया। ओके, अब दूसरे पॉइंट में आपसे क्या डिस्कस करने को कह रहा है, वो कह रहा है जी अब हमने चार्ज इनके जो है ना वो यूनिट्स को डिस्कस करने हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली इज टेस्ला, कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है जी, टेस्ला है। अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम मूविंग, अच्छा जी, अब कितना आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हो कि उसको हम कहेंगे कि ये 1 टेस्ला के इक्वल है। इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है कि मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है ना, इसी इक्वेशन से, या जो अभी लास्ट में मैंने यहाँ पे बनाई है QVB, F इज इक्वल टू, ये हमारे पास फोर्स ही चलती आ रही थी ना, F इज इक्वल टू QVB के इक्वल आ गई है ना। अब मैं इसको ज़रा आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से इक्वल, इसका टेस्ला जो है वो कैसे आप निकाल सकते हैं, यानी कि इसका यूनिट फोर्स इज इक्वल टू QVB। ठीक है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट करना है, तो ये F इज इक्वल टू हो जाएगा, बल्कि ये QV जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, QV विच इज इक्वल टू B, यानी कि मैं कह सकता हूँ B इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय Q एंड V। ठीक है, अब फोर्स का यूनिट कितना होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिवाइडेड बाय चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी कि, और यही हमारे पास जो है वो 1 टेस्ला के इक्वल होता है, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 कॉलम इंटू 1 मीटर पर सेकंड, दिस होल इज इक्वल टू टेस्ला। ठीक है, ये कैपिटल T से जो है मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेस्ला के इक्वल होता है। चलो मैं इसके पूरे स्पेलिंग ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ला के इक्वल होते हैं। ठीक हो गया जी, तो अब इसकी डेफिनेशन आप समझ लें कि 1 टेस्ला कितना होगा आपके पास, कि 1 टेस्ला यानी कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है तो इसका मतलब ये कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आपके पास एक चार्ज है जिसके ऊपर लगने वाली फोर्स की मिकदार 1 न्यूटन हो, और उसके बाद चार्ज की अपनी वैल्यू जो है वो 1 कॉलम हो, और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 टेस्ला के इक्वल होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी और सिंप्लीफाई की हुई है कि ये हमारे पास कॉलम मीटर पर सेकंड को बेसिकली एम्पेयर इंटू मीटर के फॉर्म में लिखा है। मैं इसको भी चेंज करके दिखा देता हूँ। ये न्यूटन हमारे पास वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारे पास कॉलम डिवाइडेड बाय, यानी कि ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये है कि ये मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड है। तो अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय, इस सारी वैल्यू की भी बेसिकली यूनिट वैल्यू ही ले रहे हैं, ये सारी वैल्यू 1 नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉलम डिवाइडेड बाय सेकंड करके इंटू मीटर जो है वो मैंने सेपरेट कर दिया है, ये 1 वैसे का वैसे। अब कॉलम डिवाइडेड बाय सेकंड क्या होता है, अगर मैं इसको रिवर्स करूं, कॉलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का, डिवाइडेड बाय सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो चार्ज ओवर टाइम किसके इक्वल होता है, करंट I के इक्वल नहीं होता। तो जब ये करंट I के इक्वल होता है, और करंट I का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, लिहाजा चार्ज ओवर कॉलम ओवर सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्पेयर लिख सकता हूँ। लिहाजा ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर, साथ में ये मीटर वैसे का वैसे आ जाएगा, एम्पेयर मीटर। तो ये हमारे पास वैसे इस तरह से ये ड्राइव हुआ है। ठीक है,
अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स दिए हुए हैं, फिर उसमें वैल्यू दी हुई है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है जी, लेट्स सपोज अर्थ सरफेस है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितना होती है, 10⁻⁴ टेस्ला होती है, और जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसकी 10⁻⁻² होती है, और ये दिए हुए हैं, आप खुद से इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद मैं ज़रा इसको थोड़ा सा जूम ना कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए जी। अब सही है, अब यहाँ पे जूम हो गया थोड़ा सा। अब उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है, और दोनों एट अ टाइम मौजूद हैं। लेट्स सपोज देखें जी, ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक मेरे पास ये प्लेट है जिसके ऊपर लेट्स सपोज यहाँ पे पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक यहाँ पे दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर टोटली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर टोटल नेगेटिव जो है वो चार्ज है, ये माइनस 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 माइनस। लेकिन ये बेसिकली ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये इटसेल्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हैं। लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो पड़ी हुई हैं, ठीक है, बल्कि ये प्लस का नहीं क्रॉस का साइन आएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 10th में सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है उसके अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। अगर मैं एक चार्ज लेके आऊं और इस चार्ज को यहाँ पे लेट्स सपोज एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है वो मैं लेके आया हूँ, जो कि मैं इस फील्ड के अंदर जो है वो रख दी है। ठीक है, अब होगा क्या, अब बेसिकली बच्चे इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक ये फोर्स के इस फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी और ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इसको रिपेल कर रही होगी, और एक फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी किसकी वजह से, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, और एक फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रही होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो अब ये हम दोनों देखते हैं कि ये क्या होता है अगर दोनों फोर्सेज एट अ टाइम किसी चार्ज के ऊपर या किसी पार्टिकल के ऊपर लग रही हो, तो उस फोर्स को हम किस फोर्स का नाम देते हैं। अब हम वो देखेंगे। When both magnetic and electric field are present at a point, then the total force acting on a charge is the vector sum of the electric and magnetic force, और इस फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स का नाम जो है वो देते हैं। ठीक हो गया बच्चे, कि अगर मेरे पास जो है कोई एक चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नीचे डायग्राम दी हुई है, ये देख लें जी, एक डायग्राम दी हुई है जो अभी मैंने यहाँ पे ये बना के दिखाई है, यही डायग्राम एग्जैक्टली इन्होंने दी हुई है कि ये मेरे पास एक चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। अब इसके ऊपर टोटली दो फोर्स जो है वो लग रही हैं, एक ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इस नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव प्लेट चूंकि इसको अट्रैक्ट कर रही है, लिहाजा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है जो कि क्यू ई के इक्वल होती है। ठीक है, और दूसरी जो इस पर फोर्स लग रही है वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लग रही है जो कि इसको ऊपर की तरफ उठा रही है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्यू वी बी के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये लॉरेंट्ज फोर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ऊपर सीख लिया, अब इसकी ये एप्लीकेशन हम देखेंगे। ठीक हो गया बच्चों, अब आगे चलते हैं जी। लॉरेंट्ज फोर्स कैन बी यूज टू सिलेक्ट अ चार्ज पार्टिकल्स ऑफ विच एवर वेलोसिटी वी वांट। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको कितनी वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करवाना है, और उसके बाद आपने इसकी डायरेक्शन को भी चेंज करवाने के लिए इन फील्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता हूँ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्जेस भी बढ़ाने पड़ेंगे, नेगेटिव चार्जेस भी बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जो हमारे पास मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इसका मतलब ये कि ये नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उतना इसके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा होगी, यानी कि उतना ये ज्यादा बेंड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं उतनी इसकी ज्यादा डायरेक्शन चेंज करवा सकता हूं। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ा दूं तो ये उतनी जो है वो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी और यहाँ पे ये जल्दी से बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स के बढ़ाने की वजह से इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ चेंज हो जाएगी जल्दी, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बढ़ाने की वजह से इसकी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ चेंज हो जाएगी जल्दी और ज्यादा से ज्यादा चेंज होगी। अच्छा जी, इन डायग्राम बिलो द पार्टिकल एंटर फ्रॉम द लेफ्ट विद वेलोसिटी v, कि ये पार्टिकल जो है वो लेफ्ट साइड से एंटर हो रहा है इसके अंदर, जिसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चे, v वेलोसिटी के साथ जो है ये मूव कर रहा है। दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि अब यहाँ पे दो फोर्सेज जो है वो इसके ऊपर लग रही होंगी, एक मैग्नेटिक और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रिक जो है वो फोर्स लग रही है, क्योंकि ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर जो है वो एट अ टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है, ओनली पार्टिकल विद स्पीड v इज इक्वल टू ई ओवर बी आर अनडिफ्लेक्टेड एंड कीप गोइंग स्ट्रेट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसको भी जरा समझ लें कि कौन सा पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव कर जाएगा, वो जिसके ऊपर E और B की जो फोर्सेज है वो आपस में बराबर लग रही होंगी, यानी कि इन दोनों का जो इन दोनों की रेशो जो है वो क्या आ जाए हमारे पास 1 के इक्वल आ जाए, E डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू 1।
ये कब आएगी? जब E की जो वैल्यू है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू भी 5 है, ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, यूनिट वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तब मूव करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी कि दोनों की फोर्सेस आपस में बराबर होंगी। जब बराबर होंगी तो इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स को आपस में कैंसिल कर देंगी, लिहाजा ये चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर सकता है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब हम पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट एन एलिफेंट की, ठीक है, कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि ये एक एलिफेंट को, एक हाथी को भी उठाने की सलाहियत रखती है। इट कैन नेवर इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, लेकिन ये पार्टिकल की एनर्जी को ना ही बढ़ाएगी ना ही कम करेगी। अब यहाँ पे एक हमने छोटा सा प्रूफ जो है वो देखना है। सपोज अ मैग्नेटिक फोर्स F मूव्स अ पार्टिकल थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dr, के अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स है जो किसी पार्टिकल के ऊपर लग रही है और उसको थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करवाती है dr, ठीक है, देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, तो जब साफ ज़ाहिर है कि कोई फोर्स लगी है किसी पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक पार्टिकल है, इसके ऊपर ये फोर्स F लगी है और इस फोर्स की वजह से इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट dr भी कवर की है, तो अब डेफिनेटली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? W के इक्वल। W इज इक्वल टू F डॉट dr के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं तो ये ऊपर एरो के साइंस जो है वो आ जाएंगे। तो ये dw, अब ये लास्ट टाइम जब ऑनलाइन सेशन हुआ था तो मैंने ये, क्योंकि ये 27 जो है वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, तो उसमें बच्चे ने सवाल किया था कि ये dw क्यों आ रहा है, सिंपल w क्यों नहीं लिखते? वर्क डन तो हमारे पास w होता है, वर्क डन w ही होता है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी सारा का सारा लिया जा रहा है। जब हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो भी डिफरेंशियल वैल्यू आएगी, यानी कि थोड़ी सी अमाउंट जो है वो हमारे पास आएगी, तो इसलिए यहाँ पे dw लिख रहे हैं। dw विच इज इक्वल टू F डॉट dr, और हमें पता है कि ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि यहाँ पे तो मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है? अभी हमने जो है वो देखा है F इज इक्वल टू QVB के इक्वल होती है, और साथ में हमारे पास जो है वो डॉट dr जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू आ गई है और साथ में हमारे पास डॉट dr की वैल्यू जो है ये दी हुई है। और ये इसको बल्कि आप इस तरह से ही लिख लें, क्योंकि ये भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अभी आप इसको भी वेक्टर फॉर्म में ही लिख लें, ये इस तरह से, और इसके ऊपर भी एरो हेड और इसके ऊपर भी एरो हेड, ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब यहाँ पे आपने एक काम करना है, बड़ा सिंपल सा है। अब सबसे पहले तो आपने एक ये करना है कि आपने इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर लेना है, अपनी तरफ से dt के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और dt के साथ जो है वो डिवाइड भी कर देना है। दरअसल इस वैल्यू को हम डिफरेंशिएट जो है वो कर लेंगे, ठीक है, यानी कि मैं ये लिख रहा हूँ कि f ये हमारे पास q v क्रॉस b dr, ठीक है, और साथ में इसको dt के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और dt के साथ मैं इसको डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो ये dr डिवाइडेड बाई dt क्या होता है? s डिवाइडेड बाई t क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी नहीं होती, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड या फिर वेलोसिटी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो ये वाला फैक्टर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? वेलोसिटी के इक्वल। टाइम मैं ज़ाया नहीं करता, लिख के यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो क्यू वी क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डी टी के इक्वल जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसका पूरा रिलेशन जो है वो आ चुका है, ठीक है। बेसिकली द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आर ऑर्थोगोनल। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये शायद आप लोगों ने लफ्ज़ जो है ये पहले पढ़ा होगा कि ऑर्थोगोनल क्या होता है। ऑर्थोगोनल बेसिकली परपेंडिकुलर को ही कहते हैं। लेट्स सपोज अगर ये सीन बन रहा है कि ये हमारे पास दो चीज़ें हैं और दोनों आपस में, दो लाइंस कह लें, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उसके लिए हम जो है वो ऑर्थोगोनल का वर्ड जो है वो फाइंड करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और समझ लें कि ये फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोथ आर ऑर्थोगोनल। इसका क्या मतलब है कि फोर्स और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है, यानी कि परपेंडिकुलर है। फोर्स का मतलब तो ये हो गया कि जो लगने वाली फोर्स है, जबकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स से मुराद ये है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्टेंस कवर करवाया जा रहा है, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। जब परपेंडिकुलर हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी, ठीक है। बल्कि मैक्सिमम क्यों, मिनिमम आएगी। वजह मिनिमम क्यों आएगी, अब ये भी ज़रा देख लें। इसलिए उसने आगे लिखा हुआ है, हेंस देयर कैन बी नो वर्क डन ऑन अ पार्टिकल और इंक्रीज इट्स एनर्जी, ठीक है, कि इसके ऊपर कोई जो है वो पार्टिकल के ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा, या और ना ही कोई जो है वो फिर एनर्जी इंक्रीज होगी। अच्छा, ये ज़ीरो क्यों आया, ये भी ज़रा देख लें। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज दोबारा से वर्क डन की डेफिनेशन लिखता हूँ। वर्क डन विच इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी आर, या सिंपली मैं इसको एफ डॉट डी लिख देता हूँ, ठीक है। ये लें जी, एफ डॉट डी, ठीक है। फुल फॉर्म जो है वो मैं इसका फुल वैल्यू
लिख रहा हूँ। तो अब यानी कि डॉट प्रोडक्ट खत्म करूंगा तो ये एफ डी कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। जब हमने कहा कि थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया है, और यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह मैं 90 डिग्री पुट करूंगा। दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे बन जाएगा एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज ऑफ 90 डिग्री हमारे पास कितना होता है, कॉज ऑफ 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। सो एफ डी इंटू 0, और ये हमारे पास सारा ही 0 आ जाएगा। तो इस वजह से उसने कहा कि ये वर्क डन जो है वो टोटल 0 के इक्वल आया है। ओके हो गई। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने ये तो एक चार्ज पार्टिकल था, उसके ऊपर हमारे पास जो है वो फोर्स लग रही थी, और ये उसका वर्क डन हमने फाइंड कर लिया। अब आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो उसको बेसिकली सर्कल में जो है वो मूव करवा देगी। ये अब आपने ये चीज़ जो है वो देखनी है। मैग्नेटिक फील्ड बेंड्स अ चार्ज पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट बिकॉज द पार्टिकल फील्स द फोर्स एंड दैट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखें बच्चे, ये नीचे डायग्राम दी हुई है, मैं इसके मुताबिक आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज एक चार्ज पार्टिकल है, उसके वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। ये जो साइन है ना, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के साइन है, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके ऊपर जो है वो हमारे पास इस तरह से फोर्स लग रही है कि वो मैग्नेटिक फील्ड इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, और जबकि जो वेलोसिटी है इसकी वो बाहर की तरफ जो है वो लग रही है। तो बेसिकली इसके अंदर ना वो सिमिलर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जो हम सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर जो है वो पढ़ के आए हैं कि कोई बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो काम कर रही होती है वही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पैदा हो रही है फोर्स वो काम कर रही है, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कह रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद जो है एज वी सॉ अबव द पार्टिकल, कहाँ गया, द पार्टिकल कैन नॉट चेंज इट्स स्पीड बट इट सर्टेनली डज चेंज डायरेक्शन। ठीक है, कि ये हमें पता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई होती है तो वो अपनी जो है वो स्पीड को चेंज नहीं करता, बल्कि किस चीज़ को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने कहाँ पे बनाई थी, ये इधर पिछले जो है वो उसमें मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, ये अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा बल्कि डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ऊपर की तरफ या फिर ये नज़र नहीं आ रही, ये देखें, ये ऊपर की तरफ या फिर ये नीचे की तरफ जो है वो मूव करेगा। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बात कर रहे हैं तो ये इसको परली तरफ बेंड करवा रहे हैं। जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतना इसको बेंड करवाता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा इसको बेंड करवाते 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 इसको साइकिल में जो है वो पूरे सर्कल में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया जी। अच्छा तो अब इस पर जब फोर्स लगेगी तो जो फोर्स इस पर लग रही है वो मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बिहेव करती है। सो इट कीप्स बेंडिंग, यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसको बेंड करती रहेगी, और इसको मतलब कि गोल सर्कल के अंदर जो है वो चेंज करते 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 एक पूरा सर्कल जो है वो बना देगी, एक राउंड सर्कल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगी। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लें, बल्कि वो लिख भी रहा है, इट कीप्स बेंडिंग एंड बेंडिंग अनटिल इट मेक्स अ फुल सर्कल। ठीक है, इसको तब तक जो है वो बेंड करती रहेगी जब तक ये कंप्लीट सर्कल में चेंज नहीं होता। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। द मैग्नेटिक एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी बैलेंस ईच अदर फॉर इक्विलिब्रियम। अब आप कहेंगे कि सर आप तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जिक्र है। तो बच्चे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक ही होती हैं, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सेंटर की तरफ लाती है, यानी कि मरकज़ की तरफ खींचती है, जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो बाहर की तरफ खींचती है। ये दोनों हमारे पास एफ लिख रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बल्कि SCF लिख देता हूँ, FCF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो है हमारे पास सिर्फ FC कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर ही होती हैं, बस इनकी डायरेक्शन का फ़र्क होता है कि एक अंदर की तरफ किसी पार्टिकल को ला रही है सर्कल के, और की दूसरी जो है वो उसी सर्कल के बाहर की तरफ जो है वो उसको खींच रही है। तो अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो दोनों आपस में बराबर होंगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv² डिवाइडेड बाई r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी वही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वही है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली जो है वो वैल्यू दी है जो कि सेंट्रीफ्यूगल के ही बराबर है, तो mv² डिवाइडेड बाय r, और उसके बाद जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपस में बराबर है, और मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास qvb के इक्वल है। और यहाँ से अगर आप जो है वो r को सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको ड्राइव करके दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या है जी, रिलेशन क्या है जी, रिलेशन है हमारे पास qvb विच इज़ इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो सारी वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ r विच इज़ इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय
क्यू वी बी। अब यहाँ पे एक वी के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। सो आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। क्लियर होगी बात, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अच्छा जी, तो यही उन्होंने फार्मूला जो है वो ड्राइव किया हुआ है, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है जी अ स्ट्रॉन्ग बी फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स द पार्टिकल्स इनटू टाइटर ऑर्बिट। वो कह रहा है कि जितनी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना उसको टाइटर ऑर्बिट के अंदर लेके आएगी। इसकी बात ऐसे ही है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कुलर एक सेंटर है और इधर जो है वो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जितनी इस पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी उतना इसका मतलब यह है कि ये चार्ज बाहर की तरफ होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को मतलब उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है ना, तो इसलिए ये मैंने एफ सी जो है वो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन ये जितनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतना ये चार्ज पार्टिकल को अपने करीब लाती रहेगी, करीब ला के बिल्कुल इसका जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो बहुत छोटा बना देगी। ठीक है ना, तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी स्ट्रांग हो रही है इसका मतलब उसका सर्कल छोटा हो रहा है। सिमिलरली अब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल है, एफ बी के इक्वल है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, क्यू वी बी के इक्वल है। तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स जितनी बढ़ती चली जाएगी उस ऑर्बिट को उतना जो है वो करीब से करीब उस पार्टिकल को सर्कल के सेंटर के उतना करीब करीब जो है वो करती रहेगी। एज यू कैन सी वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है ये ज़रा देख लें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास बेसिकली होती है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, ओमेगा विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, ओमेगा विच इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर रेडियस। अब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। देखो बच्चे, हमारे पास जो है ये रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन हमारे पास दिया गया है। अगर मैं इसी रिलेशन से Q डिवाइडेड बाय V फाइंड कर लूँ तो मेरे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी कि ये क्यू वी किसके इक्वल है। अभी मैंने ऊपर लिखा था, ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, क्यू वी बी विच इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, मुझे चाहिए बेसिकली v ओवर r चाहिए। तो अगर ये वाला जो v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है मैं इसको इधर भेज दूँ तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा क्यू बी डिवाइडेड बाय m विच इज़ इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, और ये वाला जो v है ये भी इधर शिफ्ट हो गया तो ये भी v इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक v को एक v के साथ मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये बच गया v डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय m। सो v ओवर r, चूँकि हमारे पास ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी v ओवर r के इक्वल होती है जैसे ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो अब ये चूँकि हमारे पास v ओवर r किसके इक्वल आ गया है, क्यू बी डिवाइडेड बाय m के इक्वल आ गया, लिहाजा मैं इसको इस जगह पे लिख सकता हूँ। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास जो है आ चुका है ओमेगा विच इज इक्वल टू वी ओवर आर, और वी ओवर आर हमारे पास क्यू बी डिवाइडेड बाय एम के इक्वल है। दिस शो दैट स्ट्रॉन्ग बी मेक्स अ पार्टिकल गो अराउंड मैनी टाइम्स इन अ यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी ज़रा समझ लें कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना जो है वो पार्टिकल को ज़्यादा चक्कर लगवाएगी, सर्कल के अंदर जो है वो यूनिट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मूव करेगी। यानी कि इसका सादा सा मतलब यह है कि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि इसको ये कह लें, जब ओमेगा बढ़ रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल जो है वो कंप्लीट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर जो है वो लगा रही है। ठीक है, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दीज फैक्ट्स। इसके जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ये आगे हम जो है वो देखते रहेंगे जैसे जैसे अगर हम एडवांस फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बड़ा आसान सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी जो है वो एक आपको बात बताई गई है कि द फैक्ट दैट अ मैग्नेटिक फील्ड बेंड्स द चार्ज पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शील्डिंग द अर्थ फ्रॉम अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अ सोलर विंड। अब यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इस पूरे ऊपर वाले टॉपिक का खुलासा नीचे मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि जो हमारे पास चूँकि चार्ज पार्टिकल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर होते हैं वो उनको बेंड करवा देता है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं तो उनको चार्ज पार्टिकल को बेसिकली वो बेंड करवा देगा, यानी कि उसका रास्ता जो है वो चेंज कर देगा। लेट्स सपोज ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आ रहा था कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो ये स्ट्रेट नहीं रहेगा बल्कि बेंड हो जाएगा, या इधर या फिर
इधर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा जो है ये मतलब है कि जो भी हमारे पास जो सूरज से सोलर विंड्स जो है वो आती हैं, चूँकि उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जब वो ज़मीन के करीब पहुँचते हैं, ये ज़मीन है, ज़मीन के करीब पहुँचते हैं तो ज़मीन का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है। जब इसके करीब पहुँचेंगे तो वो यहाँ से आने वाली जो रेडिएशंस हैं, जो उसमें हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनके, या जो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे उनको क्या करते हैं, पार्टिकल्स को ही बेंड करवा देता है। जब पार्टिकल्स को ही बेंड करवाता है और जितना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतना इनको ज़्यादा बेंड करवाते करवाते एट द एंड इसका पूरा रास्ता ही चेंज कर देगा और इसको रिफ्लेक्ट बैक जो है वो कर देगा। ठीक हो गया। तो ये इस वजह से जो सूरज से आने वाली चीज़ें उनको इस तरह से जो है वो डिफेक्ट करवा के रिफ्लेक्ट करवा के जो है वो वापस भेज देते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये इसकी सिंपल सी बात है और उसमें कुछ भी नहीं है, ये आप खुद से जो है वो रीड कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो इसी की एक और एप्लीकेशन दी हुई है कि द मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट दैट वर्क्स ऑन द अबव प्रिंसिपल। कौन सा अबव प्रिंसिपल? यही कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पार्टिकल आएंगे वो बेंड होते चले जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, अब इसी को बताएंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास पार्टिकल आया है जिसकी वेलोसिटी v थी, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ है, ये देखिए बेंड होना स्टार्ट हो गया, ये दूसरा फिर बेंड हो गया, तीसरा फिर बेंड हो गया। अब ये देखें ज़रा एक चीज़ और ऑब्जर्व करें, ये छोटा सा है और ये उसके करीब से ही बेंड हो जाएगा, और ये जितना बड़ा होता जा रहा है उतना पार्टिकल ज़्यादा दूर से जाके बेंड हो रहा है, और जितना और बड़ा होगा पार्टिकल उतना और ज़्यादा दूर से जाके बेंड होगा। लेकिन बेंड ज़रूर होना है, इसने अपने स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता, क्योंकि एक तो इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, दूसरा ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर से गुजर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरेगा तो उसने अपना इफेक्ट तो शो करवाना ही करवाना है। आयंस आर मेड फ्रॉम एटम्स बाय स्ट्रिपिंग अवे वन इलेक्ट्रॉन। वो यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि आयंस कैसे बनते हैं। दो तरीके होते हैं बच्चे आयंस को बनाने के लिए। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एक एटम है ए, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एंटर करूंगा -e, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसके अंदर एंटर किया, तो ये बन जाएगा ए नेगेटिव आयन, जिसको हम A9 कहते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास ये एक एटम है ए, इसके अंदर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से निकाल दिया है, तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ए पॉजिटिव जो है वो आ जाएगा। अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर निकाला इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पॉजिटिव क्यों आया है? तो इसका सिंपल सा फलसफा मैं आपको ये बताता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका मतलब इसके अंदर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 ही प्रोटॉन्स है, ठीक है। जब मैंने इसका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्री बच रहा है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल कर रहे हैं। तो ये जो एक पॉजिटिव बचा है बेसिकली इसकी वजह से ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया। तो ये दो तरह के आयंस जो है वो होते हैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, 9th क्लास के पहले चैप्टर में भी मौजूद है केमिस्ट्री में, ठीक हो गया जी। Then they pass through a velocity selector so that they all have the same speed। अब यहाँ पे एक बात ज़रा बस और समझ लें, ये तो पक्की बात समझ आ गई कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरेगा तो वो उसने अपना रास्ता चेंज करना है, उसने बेंड होना ही होना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगेगी जो इसको बेंड करवा देगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ये देखना है, वो ये है कि इन अ बीम ऑफ अ मैनी डिफरेंट आयंस हैवियर वंस बेंड लेस। जितना हैवी होगा उतना कम बेंड हो रहा है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर जी ये तो बहुत ज़्यादा, देखें कितना बड़ा जो है वो रास्ता उससे बेंड होके आया है, तो ये तो ज़्यादा बेंड हुआ ना। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा बेंड होने का मतलब ये है कि जितना आप वो एंटर हुआ है, एंटर होते ही फ़ौरन बेंड होना स्टार्ट हो गया। देखो लेट्स सपोज मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक सूरत में मैंने, या ये एक वायर है, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह से पकड़ के ऐसे बेंड किया तो इसकी सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से बन गई, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये बनी कि मैंने इसी वायर को बेंड किया और ये इस तरह से बेंड होगी। अब मुझे बताएं ये ज़्यादा बेंड हुई है या ये वाली, ये ए वाली ज़्यादा बेंड हुई है या ये बी वाली? सबका जवाब होगा ए वाली। वजह क्या है? क्योंकि ये बिल्कुल ही आपने इसको टेढ़ा कर दिया, ठीक है ना। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक हैंड फ्री पड़ी है, ये एक स्ट्रेट वायर थी, मैंने इसको बेंड किया, पहला केस ये है। फिर मैंने इसको बिल्कुल ऐसे बेंड कर दिया। अब बताएं कौन सी ज़्यादा बेंड हुई है, ये वाली या ये वाली? डेफिनेटली ये वाली ज़्यादा बेंड हुई है। तो जितना करीब से बेंड होना स्टार्ट होगा इसका मतलब ये है कि उतनी उसकी जो है वो बेंडिंग ज़्यादा है, और जितना दूर से जाके बेंड होगा इतना इसका मतलब ये है कि बेंड कम हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हैवियर वंस बेंड लेस। देखो ये जितना बड़ा है उतना कम जो है वो बेंड हो रहा है, ज़्यादा दूर से जाके वो टेढ़ा होना स्टार्ट हुआ है। और जितना जो है वो लाइटर होगा, और उसके बाद जो है एंड लाइटर वंस मोर, और जितना जो है वो हल्का पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा जल्दी से जो है वो बेंड हो जाएगा, ठीक हो गया जी।
अच्छा, ये तो सिंपल सा फ़लसफ़ा हो गया। अब उसके बाद ये भी बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, वैसे ना जो मेन टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। अब मैं आपको ये छोटी छोटी थ्योरी है बेसिकली मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लेट्स सपोज वो कह रहा है कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसके अंदर से करंट बह रहा है, और करंट दरअसल क्या है, फ्लोइंग चार्ज, जिसका नाम ही तो करंट है ना, कि किसी वायर के अंदर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर जो है वो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर करंट मौजूद है। सिंस ईच चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यू माइट एक्सपेक्ट द सेम फॉर द करंट। अब यहां पे देखो बच्चे, अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उस पर फोर्स लग रही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक हमारे पास वायर है और उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, कि उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं। लेट्स सपोज ये एक वायर है, ठीक है, इसके अंदर बेशुमार चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं और इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि इनके ऊपर अब मैग्नेटिक फोर्स ना लग रही हो? जब एक सिंगल पर लग रही है तो इन पर भी लगेगी। तो जब हमारे पास सिंगल चार्ज के ऊपर लग रही है तो इसके ऊपर भी फोर्स लग रही होगी, सिर्फ उसकी थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज नहीं है बल्कि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है वो देखें। अच्छा जी, इंडीड दैट इज एग्जैक्टली द सेम केस, ये बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज के पार्टिकल्स जो है वो बढ़ गए हैं। सपोज यहाँ से देखें जी, सपोज n इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस एंड दे आर मूविंग एट एवरेज या ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। लास्ट लेक्चर का आखिरी टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का था, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद देन द टोटल फोर्स विच इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है? QVB के इक्वल होती है ना। अभी हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होती है? QVB के इक्वल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास Q सिंपल Q नहीं है, बल्कि Q की जगह क्या आ रहा है? n टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन सिंगल पार्टिकल। ये जो हमारे पास Q है, आप इस Q की जगह क्या लिख रहे हैं? कैपिटल N इंटू ई। कैपिटल N मतलब जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय ई यानी कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है। तो ये हमारे पास फोर्स जो है, ये वाली फोर्स मॉडिफाई होके ये बन जाएगी NEVD, क्योंकि ये मूव भी तो कर रहे हैं ना, VD, B नहीं VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू B, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स बन जाएगी, किस पर लगने वाली फोर्स? FB, यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बन जाएगी किस पर? एक वायर के अंदर से जो चार्ज कैरियर्स ये चार्ज मूव कर रहे हैं, यानी कि जो करंट बह रहा है उस पर लगने वाली फोर्स, ठीक है। नाउ सपोज दैट द लेंथ ऑफ द वायर इज L एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A एंड इट हैज n नंबर या n चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो कैपिटल N है ये है टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, जबकि जो हमारे पास स्मॉल n है ये है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम के। यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर ये एक वायर है, ये ब्लू एरिया जो है ना, ठीक है, इसके अंदर से ये छोटा सा मैंने एरिया जो है वो ले लिया है, ये छोटा सा जो है वो मैंने वॉल्यूम ले लिया है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने होंगे? वो स्मॉल n होगा, और पूरी वायर के अंदर कितने चार्ज कैरियर्स होंगे? ये हमारे पास कैपिटल N होगा, ठीक हो गया। देन क्लियरली अब n हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? स्मॉल n A इंटू L, यानी कि स्मॉल n मतलब कि उस वॉल्यूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया कितना आ रहा है, और ये लेंथ, यानी कि ये टोटल हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा। एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम के इक्वल होता है। कैसे? वॉल्यूम हमारे पास होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। तो अब चूंकि हम लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई जो है वो हमारे पास एरिया बन गई, और साथ में एक और हाइट है, हाइट हो या लेंथ हो, है तो लेंथ ही ना बेसिकली, तो ये एक और, तो ये बेसिकली टोटल हमारे पास वॉल्यूम के ही इक्वल आ गया। तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने चार्ज कैरियर्स जो है वो होंगे। तो अब यहाँ पे ये मॉडिफाई हो जाएगी NALEVD इंटू B जो है ये हो जाएगी, ठीक है। रिमेंबर दैट द करंट इज द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ वायर पर यूनिट टाइम। करंट हमारे पास क्या होता है? अब यानी कि इस चीज को वो क्या लिख रहा है कि ये मेरे पास क्या है जी? करंट है। इसको I के इक्वल क्यों लिख रहे हैं, जरा इसको समझ लें। ये आप जो है ना वो अगर देखना चाहें तो ये ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, पेज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये पेज नंबर 77 के ऊपर जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब ये किसके ये जो है वो करंट के इक्वल क्यों है? करंट के इक्वल बेसिकली इसलिए है कि यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी आ रहे हैं, उसका जो है वो एरिया भी आ रहा है, और उसके ऊपर चार्ज ऑन ईच पार्टिकल भी आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी भी आ रही है। यानी कि ये चार्ज कैरियर्स हैं जो कि बह रहे हैं, और जो चार्ज कैरियर्स बहते हैं, फ्लो करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो बेसिकली करंट कहलाते हैं। इसलिए इसको आपने करंट का नाम जो है वो दिया हुआ है। और इस सारे को हटा के आप इसकी जगह जो है वो क्या लिख सकते हैं? करंट इंटू B भी जो है वो लिख सकते हैं। फ्रॉम वेयर डज इट कमिंग। अब ये मैंने वैसे आप लोगों के लिए सवाल बनाया हुआ है कि ये I कहाँ से आया, ठीक है। ये I बेसिकली यहाँ से आया, मैं इसको ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर होगी बात जी? उसके बाद है जी हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है, अ करंट दैट गोज अराउंड द लूप, जिसकी कोई भी शेप हो सकती है, एनी शेप, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड
और ये सिंपल सी बातें हैं यार, आप लोग जो है ये खुद से देख लीजिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये इसका कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, एक तो ये है कि करंट कितना है मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया कितना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट का जो है वो आप नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक चीज़ छोटा सा जो है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 38+ मिनट्स हो चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय करंट्स, ये तो आप लोगों ने पक्का पक्का याद रख लेना, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या चीज़ पैदा करते हैं, करंट पैदा करते हैं। आपका जो जनरेटर है वो भी इसी बेस पर काम करता है। एवरी स्मॉल बिट ऑफ अ करंट प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बी फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। एम्पेयर्स लॉ जो है वो इसी को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, तो बेसिकली आपने जो है वो करंट वो लेने हैं जो उस लूप के अंदर मौजूद होंगे। अब यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ इलस्ट्रेटेड बिलो says that if one goes around a loop, किसी भी साइज की किसी भी शेप की जो है वो लूप हो सकती है, कोई बंदा जो है वो किसी लूप के गिर्द जो है वो फिर रहा है, ठीक है। देन द इंटीग्रल ऑफ द बी, ठीक है, मैग्नेटिक बी फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप इंटीग्रल लें, इंटीग्रल का मतलब यह है कि आपने उनका सम ले लेना है, ठीक है। द लूप विच इज इक्वल टू द इनक्लोज्ड करंट, यानी कि अगर मैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो क्या ले लूँ, इंटीग्रल ले लूँ, यानी कि सम ले लूँ, वो किसके इक्वल आएगा, उससे पैदा होने वाला जो करंट है उसके इक्वल आएगा। इन द लूप बिलो आई इज इक्वल टू I1 + I2, ये हमारे पास एक पूरी लूप बन रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो हमारे पास I1 और I2 जो है इन दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, टोटल करंट के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे I3 एक्सक्लूडेड, यानी कि इससे निकाल दिया गया है, क्यों, क्योंकि वो लूप के अंदर शामिल ही नहीं है, ठीक है ना, कि I3 जो है वो हमारे पास लूप के अंदर शामिल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास लूप बन रही है सिर्फ यहाँ पे, ये I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, ये तो हमारे पास लूप से बाहर है, लिहाजा इसको शामिल ही नहीं किया गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद आखिरी पॉइंट्स रह गए हैं जी, कुछ जल्दी से इसको भी कवर कर लेते हैं। लेट अस अप्लाई एम्पेयर्स लॉ टू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, एक हमारे पास सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस जो है वो r है, उस पर हम जो है वो एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अब पीछे आया हुआ था BDS, ठीक है, जो हमने फार्मूला देखा है, मैंने उसको वैसे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब वो बेसिकली उसके लिए एम्पेयर्स लॉ को हमने अप्लाई करना है, वो किसके इक्वल है, BDS, यानी कि B मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय DS, जितना जो है वो उसमें डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो उसके इक्वल है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कितना है जी R। अब आप उसका पूरा डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो सर्कल का जो डिस्टेंस होता है यानी कि सरकमफेरेंस जो होता है वो 2πr के इक्वल होता है। यहाँ पे DS को हटा के आप क्या कर लोगे, 2πr लिख दोगे और उसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे फर्ज किया गया, इस डायग्राम को समझ लें और उसके बाद आपने इसी फैक्ट को या इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके ये भी निकाल लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो रेडियाई दिए हुए हैं, यानी कि दो सर्कल दिए हुए हैं, डेफिनेटली फिर उनके दो रेडियाई होंगे। एक ये बड़े वाला सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, एक छोटे वाला सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है। आपने इन दोनों की रेशो ले लेनी है, इसका जो सर्कमफेरेंस होगा कैपिटल R वाले का वो हमारे पास बटे के नीचे होगा और जो स्मॉल r वाले जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का वो बटे के ऊपर होगा। अब आप कहेंगे यहाँ का 2 कहाँ चला गया, ये 2πr² ये दोनों सेम थे इसलिए कैंसिल हो गए हैं। बस उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई और ये आपका लेक्चर ख़त्म हो चुका है। बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि सर 27 जो है वो अभी तक नहीं आया, तो लेक्चर नंबर 27 भी अब मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का जो है वो लिंक दिया गया, आप उसको ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और माजरत मैं फिर से करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ज़रा स्केड्यूल जो है ना वो बड़ा अजीब व गरीब है, बहुत सारे काम होते हैं, इस वजह से जनरल लेक्चर थोड़े से देर से अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही है, मैं यही चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के ये लेक्चर्स कंप्लीट करवा दूँ तो ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं ये पूरे करूँगा, अभी अपनी पूरी जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, अगर मैं लेक्चर लेट हो जाए तो मैं मजबूरी के तहत ही लेट करता हूँ, वरना मैं शौक से लेट नहीं करता, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर से जो है वो नया कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।